मैं पल्लवी मैम अपने नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। आइए आज आसपास एक नज़र अपने सीरीज के तहत नई दुनिया में हो रहे नए नए बदलावों के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए और अच्छे अच्छे उत्साहवर्धक कमेंट करिए। तो जो सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है ये है असम के बारे में, असम राज्य के बारे में। तो असम राज्य के कृषि विभाग ने हाल ही में 13 फरवरी 2024 को वहाँ का एक उत्पाद है काजी नेमू, गौर से सुनिएगा, काजी नेमू, जो कि एक खट्टे नींबू की प्रजाति है। इसको असम राज्य के कृषि मंत्री जी ने इसे असम का राज्य फल घोषित किया है। और काजी नेमू के बारे में चर्चा करें तो बताएं कि काजी नेमू को 2016 में असम का जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। इसमें खासियत क्या है, तो ये जो काजी नेमू है अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभ के लिए ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और काजी नेमू को आप कागजी नेमू भी कह सकते हैं। असम में बड़े तौर पर व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाता है और अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि काजी नेमू के क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हैं। तो ये इसको काजी नेमू को साइट्रस निमोन भी कहते हैं। और इसके जो फायदे हैं, ये इसके सेवन करने से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, पाचन में सुधार होता है, ये वजन घटाने में मददगार है और यह किडनी के स्टोन को रोकने में भी मददगार है, हमारा काजी नेमू, खट्टा नेमू। तो आइए अब एक और सुखद बात करते हैं कि 18 फरवरी 2024 को ये जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार का आयोजन होने वाला है, इसमें भारतीय फिल्म उद्योग की एक जानी मानी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं हमारी श्रीमती दीपिका पादुकोण जी। इनको पुरस्कार प्रदान करने का जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार। तो इसे शॉर्ट में बाफ्टा भी कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम बाफ्टा भी है। और यह प्रत्येक वर्ष आयोजित करने वाला पुरस्कार समारोह है। हर वर्ष इसको आयोजित किया जाता है, जो कि ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा दिया जाता है, जो कि एक विश्व स्तरीय कला चैरिटी है। और ये जो बाफ्टा पुरस्कार है, ये अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध फिल्म पुरस्कार जो कि ऑस्कर है, उसके समकक्ष इसको माना जाता है। और इसका बाफ्टा पुरस्कार जो है सन 2008 से लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में इसको हर साल संपन्न किया जाता है। और ये दिया किस क्षेत्र में जाता है, किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, तो अगर किसी ने फिल्मों के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया हो, या टेलीविज़न के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया हो, या खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया हो, तो उसको बाफ्टा पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं कि 2018 में बाफ्टा पुरस्कार जो है किसको किसको प्राप्त होता है। अवसर मिलने पर उसकी भी चर्चा हम लोग अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। एक और चीज़ सुखद जो हुई है भारत के लिए कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई, वहाँ के आबू धाबी नामक शहर में यूएई का या आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर का वहाँ पे निर्माण हुआ है, जो कि एक बहुत ही सुखद बात है, भारत के लिए गर्व की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 2 दिनों तक यूएई के दौरे पर थे। तो इस दौरान क्या क्या हुआ, आइए एक नज़र उस पे डालते हैं। तो
संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में 14 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो है आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और क्या हुआ इस दौरान, आइए जानते हैं। तो इस दौरान भारत और यूएई ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। पहले के दिन के दौरे पर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ध्यान से सुनिएगा, यूएई के राष्ट्रपति का नाम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनके साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और आर्थिक संबंधों में मजबूती देने के लिए कई अहम मसलों पर भारत और यूएई के मध्य सहमति बनी हुई है। अब आइए एक नज़र डालते हैं मंदिर की विशेषताओं पर। तो जब ये कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, शिलान्यास कब हुआ और उद्घाटन कब हुआ, इसके बारे में हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो जब पीएम मोदी जी 2015 में यूएई के दौरे पर गए थे, तब आबू धाबी के जो शेख हैं क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान ने मंदिर के लिए 13.5 एकड़ भूमि दान में दी थी। उसके बाद जब पुनः मोदी जी 2017 में यूएई के दौरे पर गए, तो उस दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर की आधारशिला रखी। अब पुनः जब 2024 में यूएई के दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए, तो 14 फरवरी 2024 को इन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया। अच्छा, अब आइए जान लेते हैं मंदिर के बारे में कुछ। तो मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो 27 एकड़ में है और इसका लागत जो है 700 करोड़ से प्लस आया है, यानी 700 करोड़ से भी ज़्यादा। इसकी ऊंचाई 32.93 मीटर है। इस मंदिर की लंबाई 79.86 मीटर है और इसकी चौड़ाई 54.86 मीटर है। इसमें जो हैं ये 402 संगमरमर निर्मित खंभे लगे हुए हैं। और इसके बारे में जाने कि इस मंदिर को जो बनाया गया है, तो वहाँ पे जल के लिए जो स्थान बनाया गया है उसमें जल भरने के लिए भारत से यमुना और गंगा नदी का जो जल है वो कंटेनर से यूएई तक गया और वहाँ पे डाला गया। और मंदिर को एक तरह से इस तरह से वातावरण वहाँ का बनाने की कोशिश की गई है कि ऐसा लगे कि हम बनारस के घाट पे हैं। और इसमें जाना जाए कि मंदिर में पत्थर कौन कौन से लगाए गए हैं, तो राजस्थान का लाल पत्थर और इटालियन मार्बल और बलुआ पत्थर यहाँ पे यूज़ हुआ है। और इन पत्थरों को जो वहाँ पे जो मंदिर में नक्काशी का कार्य किया है वो भारतीय श्रमिकों ने किया है, और इन पत्थरों को वहाँ पे लगाने का जो कार्य किया है वहाँ यूएई के श्रमिकों ने किया है। साथ ही वहाँ पे मंदिर में पर्याप्त कोशिश की गई है कि भारतीय शैली की झलक वहाँ बनी रहे, और लकड़ी का भी काम बड़े तौर पे वहाँ पे किया गया है। तो ये टॉपिक यहीं पे। अब आते हैं, एक बड़ी ही दुखद बात है कि हमारे जो महान क्रिकेटर थे दत्ता जी गायकवाड़, ये जो भारतीय क्रिकेटर है उसमें सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे। इनका जो है देहावसान जो है 13 फरवरी 2024 को हो गया। इनका जन्म 1928 में हुआ था और मृत्यु 2024 में हुई। इस तरह से लगभग 95 वर्ष तक ये जीवित रहे और इनका जन्म स्थान बड़ौदा में था। तो हमारे पूरे YouTube परिवार की तरफ से हम इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को भी संतोष प्रदान करे। अब आते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका प्रारंभ 2015 में हुआ था और इसे 2024 दिसंबर तक के लिए विस्तारित किया जा चुका है। तो जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए यह एक खुशखबरी है।
आप लोग देख रहे हैं इस समय लाइमलाइट में है कि जो ईडी है यानी प्रवर्तन निदेशालय, ये बहुत आजकल छापे मार रहा है, तो ये समाचार में लगातार बना हुआ है। तो आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो ईडी है, इसका जो हिंदी नाम है वो प्रवर्तन निदेशालय है। और ये जो प्रवर्तन निदेशालय है, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंडर में ये काम करने वाली एक वित्तीय जांच एजेंसी है। और इसका कार्य है भारत में विदेशी संपत्ति मामले, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी मामले, आय से अधिक संपत्ति, ऐसे मामलों की ये जांच और पूछताछ करता है। और जो ईडी की स्थापना हुई थी, यानी जिसका कि फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 मई 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो इस समय इनके निदेशक हैं या महानिदेशक हैं राहुल नवीन जी हैं, जो कि ईडी के कार्यवाहक निदेशक हैं। अब आपसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में चर्चा की थी GBC 4.0 जो आयोजित की जाएगी और नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से इस प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन करेंगे। तो इसमें जो है 3500 से अधिक निवेशक जो है इस कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले हैं। एक चीज़ है इस समय और भी लाइमलाइट में है, वो है कि आरबीआई ने जो पेटीएम पर कार्रवाई की है, उस वजह से आरबीआई भी इस समय यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है इस समय लाइमलाइट में है। तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जो इसका कार्य है, आरबीआई का कार्य है, वो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है, नई मुद्रा जारी करना इसका कार्य है, और जो भी नई मुद्रा को जारी करना और बाजार में उतारना आरबीआई का कार्य है। और जो मुद्रा चलन में नहीं है या जो नोट कट फट गई है या ये जो भी मुद्रा चलन से बाहर हो गई है, उसे बाजार से वापस लेना और उसे नष्ट करना, ये भी आरबीआई का कार्य है। और ये सरकार और जो भी बड़े बड़े बैंक हैं, यानी ये सरकार का भी बैंक है और ये बैंकों का भी बैंकर है। तो इन भूमिकाओं का ये निर्वाह करता है, साथ ही ये साख नियंत्रण का भी कार्य करता है। तो पूरे भारत में जो है आरबीआई के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 29 यानी 29। पूरे इंडिया में भारत के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और जो आरबीआई है ये सरकार के पूर्णतः अधीन है और इसके पर्यवेक्षण का जो कार्य करते हैं वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड करता है। और इसके जो गवर्नर हैं वर्तमान में, वो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो आज ये वीडियो, ये जानकारी यहीं तक। और आज अब बात कर लेते हैं अपने वास्तु टिप्स पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप ज़मीन लेने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो ज़मीन की कुछ पहचान होती है। ज़मीन को जांच कर कि वो अच्छी है या नहीं, उसके बाद ही ज़मीन खरीदनी चाहिए। और भरसक कोशिश करना चाहिए कि जीवित भूखंड खरीदें। अगर आप निवास स्थान बनाना चाहते हैं या किसी कार्य के लिए भी आप जीवित भूखंड खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवित भूखंड से यहाँ पे तात्पर्य रहता है कि वो स्थान बंजर नहीं होना चाहिए, यानी जो वहाँ पे हो, यहाँ पे हरे भरे वृक्ष या पेड़ पौधे
या घास फूस उगी होनी चाहिए, वहाँ पक्षियों की चहचहाट होनी चाहिए, यानी वहाँ पे जीवन की जो है उपस्थिति महसूस होनी चाहिए। उस स्थान पर जाने पर आपके मन को प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे भूखंड पर जा रहे हैं या किसी ऐसे बिल्डिंग खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, वहाँ जाके आपको सफोकेशन फील हो या आपको अच्छा फील ना हो, निगेटिविटी फील हो, दबाव महसूस हो, भारीपन महसूस हो, तो ऐसी जगह को कभी खरीदना नहीं चाहिए। जहाँ प्रसन्नता महसूस हो, जिस जगह पे जाके अच्छा लगे, ऐसी ही चीज़ों को, ऐसी ही जो ज़मीन है उनको खरीदने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही अगर आसपास बिजली का कोई बहुत बड़ा टावर हो या बहुत कोई बड़ा धार्मिक स्थल हो या टी पॉइंट हो, तो ऐसी जगहों को भी लेने से बचना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और फिर से मेरा वही निवेदन कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।